तो स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए सीटों के साथ साथ रोहिलखंड के तकरीबन 55 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार थम चुका है दोस्तों, और कुल मिलाकर पूरे देश के अंदर 165 सीटों पर पड़ेंगे वोट। बताएंगे आपको किस तरीके से माहौल किसके पक्ष में जाने की ज्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर मानते हैं कि पहले चरण से बदलाव ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार, प्रचंड जन समर्थन जबरदस्त बदलाव के लिए कर रहा है वोट, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में कर बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्से और रोहिलखंड के 55 सीटों पर होने जा रहे दूसरे चरण के 14 तारीख को चुनाव में कैसे नतीजे सामने आ सकते हैं। आप लोग की क्या कुछ राय है, आपका एनालिसिस क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको क्या मिली है, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों यूपी चुनाव के अंदर 55 सीटों पर जहां पर वोटिंग होने जा रही है और इसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम चुका है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड और गोवा की सीटों पर भी 14 तारीख यानी कल कुल मिलाकर 165 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें 55 सीटें उत्तर प्रदेश की है और दोस्तों बाकी 110 सीटें उत्तराखंड और गोवा की है, जहां पर वोटिंग होने वाले हैं। और इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से पंजाब का भी चुनाव 14 तारीख को ही होने वाला था, लेकिन डेट को शिफ्ट कर दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि उत्तराखंड के 70 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं और गोवा के अंदर 40 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। गोवा और उत्तराखंड को लेकर आप जानते हैं कि ओपिनियन पोल के अंदर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बुरी तरीके से इस बार चारों खाने चित्त होने जा रही है। दोस्तों आप लोग जानते हैं ओपिनियन पोल क्या बताता है गोवा और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर। इसी के साथ में दोस्तों तो सबसे बड़ा सवाल है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है कि पहले चरण के अंदर विपक्ष ने जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की थी, क्या इसी जीत को मेंटेन रखने के लिए मिलेगी बड़ी सफलता। ये कई सारे बड़े सवाल है दोस्तों। हमने इसको लेकर जब जनता से सवाल पूछा तो 55 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिल सकती है, तो सपा गठबंधन को 50 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 87% है, जबकि बीजेपी को 55 में से 50 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 3% है। आपको बताते चले। इसी के साथ में एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चुनाव के बाद गोरखपुर भेजूंगा अच्छा सा कंबल, सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान को लेकर एक बार फिर से जयंत चौधरी ने जोरदार तंज कसा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में चुनाव प्रचार के दौरान जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि आप इतना वोट करो कि जो गर्मी निकालना चाह रहे हैं उनके बोल बंद हो जाए, बहुत कुछ कहने की बात नहीं है, इन्हें मैं अच्छा सा कंबल खरीद के दूंगा, गोरखपुर भेज दूंगा। जयंत चौधरी ने भाषण के दौरान जनता से कहा कि जैसे पहले चरण के चुनाव में आप लोगों ने बम्पर समर्थन गठबंधन के उम्मीदवार को दिया है, इसी मेंटेन रखिए और इसी के साथ में मैं गोरखपुर कंबल भिजवाऊंगा। साथ साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों के मुस्लिम नेता खासकर पहले फेज के इलेक्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर अमरोहा सदर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सलीम खान ने चुनाव से 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए कह दिया कि हमारी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में कम्युनिकेशन का बहुत गैप है, प्रियंका गांधी से मैं मुलाकात करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, राज्य में उनकी सरकार बनेगी तो सबको सम्मान मिलेगा। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहां पर अखिलेश यादव रामपुर में पहुंचे थे, जहां पर जाकर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी अपराध में नंबर 1 है, एनसीआरबी का डाटा कहता है, खुद होम मिनिस्टर अमित शाह का अपना डिपार्टमेंट इस बात को कहता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग कहते हैं कि यूपी में हमने कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया है, जो अपने आप में एक तरीके का झूठ है, अराजकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा बड़ी है। एनसीआरबी का डाटा इस बात को पूरी तरीके से वेरीफाई करता है। साथ ही साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है पंजाब में। दोस्तों एक बार फिर से किसानों ने विरोध करने को लेकर जानकारी दे दी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री को पंजाब आने के लिए हेलीकॉप्टर या फिर विमान का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आते हैं तो उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, जिसको लेकर ये हिदायत कांग्रेस पार्टी के सांसद की तरफ से दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि फिरोजपुर यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ जोरदार किसानों ने विरोध जाहिर करते हुए अपने 700 किसानों की मौत और एमएसपी नहीं मिलने पर मोदी सरकार की आलोचना की थी और जोरदार विरोध भी किया था, जिसके बाद फिरोजपुर के अंदर प्रधानमंत्री की रैली नहीं हो पाई दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी की रैली में लोग ही नहीं आए थे, तो हो सकता है एक बार फिर से जब बीजेपी की रैली में लोग पंजाब में नहीं आएंगे तो शायद प्रधानमंत्री फिर से रैली को रद्द करके कह दे कि उनकी जान बच गई, इसलिए सीएम को धन्यवाद बोल देना। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सांसद ने पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से कहा है कि हेलीकॉप्टर मार्ग का इस्तेमाल करे प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ एक और जानकारी आ रही है, जहां पर हेलीकॉप्टर पर लटक कर हाथ दिखाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो सामने आया, जिस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। ट्विटर हैंडल पर सुष्मिता ने बॉलीवुड के 4 पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब तुम्हें आराम की जरूरत है, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक और जने ने योगी आदित्यनाथ के इस फोटो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास और जनता के बीच में एक ही व्यक्ति है, वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और अब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए हैं, तो उनसे हम भी कहते हैं कि आप चले जाइए हेलीकॉप्टर से, लौट जाइए, गोरखपुर और जनता का विकास फिर से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक और जानकारी है, जहां पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऊपर वाला जिन्हें
जिन्हें तहजीब ना दे उन्हें जीब ना दे। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री का असभ्य कथन भाजपा की नारी विरोधी सोच को जाहिर करता है। हर माँ का अपमान किया गया दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर निंदा करते हैं चुनाव आयोग। उन्होंने आगे लिखा है दोस्तों, यानी जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है चुनाव आयोग को, जिसमें मुरादाबाद जनपद की 25 कांठ विधानसभा क्षेत्र में पुलिस के थाना अध्यक्ष दिलारी श्री सुरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। मतदाताओं पर सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति का ट्रांसफर भी होना चाहिए। नरेश उत्तम पटेल की तरफ से सिग्नेचर करते हुए लेटर चुनाव आयोग को लिखा गया है। इसी के साथ में एक और जानकारी है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी किया है, जिस ऑडियो के अंदर दोस्तों साफ तौर पर सुना जा सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी है, दूसरा पुलिस का एक अधिकारी है। दोनों आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में तो एक तरफा जीत गठबंधन की हो गई है, 50 से ज्यादा सीटें आ सकती है और कम से कम 40 सीटें तो किसी भी कीमत पर आएगी। इस तरीके की बातें चल रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने ये सोशल मीडिया पर दोस्तों वीडियो डालते हुए बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आगे आने वाले चरण के अंदर भी ये लगातार लहर जारी रहेगी। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जोरदार तरीके से बरसे उद्धव ठाकरे, बोले आरोप लगाने वालों का इलाज करना जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शनिवार को अपने कैबिनेट सहयोगी और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से कहा कि उन पर और उनकी सरकार पर जो आरोप लगाने वाले हैं उन लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाना चाहिए। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाचा लगाना और तमाचा खाना राजनीतिक जीवन का हिस्सा है, इसलिए उनकी जब कोई प्रशंसा करता है वो घबरा जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेकर इशारों में जबरदस्त निशाना साधा गया है। और एक और अपडेट की माने तो शिवपाल यादव ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उनको केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया गया था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए इटावा पहुंचे शिवपाल यादव ने दावा किया है कि 3 महीने पहले मंत्री पद देने की बात चली थी, लेकिन मैंने ठुकरा दिया क्योंकि भाजपा सरकार में किसी का भला नहीं हो रहा है। यानी उनकी तरफ से जो खुलासा किया गया है ये साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी के लोग ऐसे सभी नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं जो विपक्ष के अंदर एक वरिष्ठ नेता है, जिनके पास अपना एक अनुभव है और संगठन की जिम्मेदारी भी समझते हैं और कहीं न कहीं राज्य के अंदर राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। और ऐसे में दोस्तों शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के साथ में राजनीति करने का जो फैसला लिया है उसकी तारीफ समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं अपनी विचारधारा से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बसपा पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ दल अम्बेडकरवाद के रास्ते से भटक गए हैं, केवल समाजवादी पार्टी को रोकना उनका एक मकसद दिखाई पड़ता है। सपा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते दिखाई दिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा भाजपा को हराने के लिए हर काम में जुटी हुई है। एक ऐसी पार्टी है जो सपा को रोकने के लिए, वह पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते से भटक गई है। वह जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना होगा, क्योंकि यह चुनाव नौजवानों के भविष्य तय करेगा। एक और जानकारी है, जहां पर चुनाव आयोग ने पद यात्रा की इजाजत दे दी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम या यूं कहिए रात 10 बजे तक के लिए प्रचार करने की इजाजत दे दी गई है। दोस्तों चुनाव आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया है और कहीं न कहीं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए थोड़ी राहत की खबर भी है। इसी के साथ में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एवं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की गाड़ी के सामने शनिवार देर शाम लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी सिंह बघेल पूर्व चेयरमैन संजीव यादव के साथ नगला कुरियन इलाके में चुनावी प्रचार करने के लिए गए थे। गढ़िया चौराहे से कुरियन के रास्ते में एकदम कई सारे लोग गाड़ी के सामने आ गए और नारेबाजी भी करने लगे। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी मच गया। कानून राज्य मंत्री के साथ चल रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है। गाँव में नारेबाजी के बाद बीजेपी नेताओं का विरोध बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये विरोध एक जगह नहीं हुआ है, जगह जगह इस तरीके के विरोध देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ एक और जानकारी है, जहां पर प्रधानमंत्री के 2 उद्योगपति मित्रों के लिए बनाई जा रही नीति का हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की सारी नीतियां देश के 2 उद्योगपति मित्रों के पक्ष में बनाई जा रही है और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। एबीजी शिपयार्ड पर एफआईआर दर्ज किया गया दोस्तों, यानी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 28 बैंकों में 22,842 करोड़ का चूना लगा है। ये बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड केस में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य
अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया यह बैंकिंग फ्रॉड अब तक का सबसे बड़ा मामला है। इन लोगों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। अग्रवाल के अलावा एजेंसी के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम और कई और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरा मामला है जहां पर 8 नवंबर 2019 को पहली बार शिकायत दर्ज की गई थी। सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे, जिसके बाद बैंक ने उस साल अगस्त में एक बार नए सिरे से शिकायत दर्ज की है और करीब 1.5 साल की छानबीन के बाद सीबीआई ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 7 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज कर ली है। ऐसे में दोस्तों इस तरीके का बैंकिंग घोटाला कई सारे सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि कंपनी ने 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट लिए हैं, जिसमें एसबीआई का करीब 2,468 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, जबकि फोरेंसिक ऑडिट में ये बात सामने आई है कि 2012 से लेकर 17 के बीच में आरोपियों ने आपस में साठ-गांठ करके फंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की और डाइवर्ट भी कर दिया। एफआईआर में कई सारे और भी गंभीर खुलासे किए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूपी में 80-20 वाला बयान देने पर जहां पर एक और योगी आदित्यनाथ की आलोचना हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भी हिंदू मुस्लिम करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ पर पत्रकार बोली, कहा कभी तो संत वाला व्यवहार दिखाइए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे। यहाँ पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आदित्यनाथ ने जो भाषा बोली है उसकी आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही है इस पर टिप्पणी करते हुए रोहिणी सिंह ने योगी आदित्यनाथ के भाषण के क्लिप को ट्विटर पर अपलोड करते हुए कहा कि फिर से कहूंगी कि कभी तो संत वाला व्यवहार दिखाइए योगी जी। और एक और जानकारी है जहाँ पर लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री के बेटे ने रिहाई के लिए जमानत आदेश के संशोधन के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। उसकी अर्जी में अगले हफ्ते सुनवाई की बात कही गई है। आपको बता दें कि जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने बीते 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। आशीष की तरफ से शुक्रवार को दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि अदालत ने उसकी जमानत के आदेश में धारा 302 हत्या और 120B साजिश रचने की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। इसके बिना उसकी जेल से रिहाई संभव ही नहीं है। उसके जमानत के आदेश में धारा 34, 147, 148, 149, 307, 326 और 427 का ही जिक्र किया गया था। ऐसे में दोस्तों हत्या के मामले पर जमानत में सुनवाई नहीं की गई है, यानी अब इस पर सुनवाई होगी तो हो सकता है कि मंत्री पुत्र को एक बार फिर से जेल के अंदर बंद रखा जाए। और जमानत तो किसी कीमत पर मिलने के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद दोस्तों कुछ तथ्यों को छुपाया गया इस तरीके के जमानत प्राप्त करने के लिए, और यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद हो गया था। इस तरीके गंभीर आरोप लगे हैं। देखते हैं सोमवार को क्या फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। इसी के साथ में धामी के समान नागरिक संहिता के वादे पर सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह दिखाई देने लगा है और इसीलिए बीजेपी के लोग अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे वाली बातें करने लगे हैं। यानी उत्तराखंड के अंदर जैसे तैसे वोट इकट्ठा करने और किसी न किसी नाम से पोलराइज करने की कोशिशें चल रही हैं। एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे को लेकर किसानों ने एक बार फिर से विरोध करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का खुलकर विरोध करेंगे। साथ ही साथ एक और जानकारी है जहां पर ओवैसी के हमलावरों को हथियार सप्लाई करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के सिलसिले में एक हथियार आपूर्तिकर्ता को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अब उस हथियार के सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है जिसका इस्तेमाल ओवैसी के काफिले पर हमला करने के लिए किया गया था। इससे पहले पुलिस ने मामले में हमलावरों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने कथित तौर पर ओवैसी के भारत विरोधी बयानों से परेशान और आहत होने का दावा करते हुए इस तरीके से बंदूक या गोली का इस्तेमाल करके हत्या करने की कोशिश की थी। और एक और जानकारी की माने तो यूपी में प्रियंका गांधी की पहली वर्चुअल रैली, कहा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को देंगे रोजगार, इसी में युवाओं का भविष्य है और युवाओं को इसी बात पर सोचना चाहिए क्योंकि रोजगार सबसे अहम है। बिना रोजगार के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता, ना युवा आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ में उन्नाव मर्डर केस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने मृतका की मां से बातचीत की है, पूरा भरोसा दिलाया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ जहां पर यूपी चुनाव में मायावती ने बीजेपी के खिलाफ क्यों ओढ़ रखी है खामोशी की चादर, ये सवाल खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मायावती साइलेंट है। उनकी चुप्पी हैरान करने वाली है। जब सभी पार्टी चुनाव प्रचार और रैलियां रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर कर रही है, वहीं पर कुछ एक जगह मायावती दिखाई देती है चुनाव प्रचार करते हुए, और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेटों को उतारा है ये माना जा रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात से संतुष्ट है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने टिकट का बंटवारा भी इसी तरीके से किया है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। हालांकि इस रहस्य से पर्दा तब उठेगा जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल मायावती की मायावी राजनीति को समझने में बड़े बड़े लोग परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों मायावती की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कम ही निशाने पर लिया जा रहा है। सपा को ज्यादा
ज्यादा अपने निशाने पर लिया जा रहा है। पंजाब में पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार, मतदान के 8 दिन शेष। बीजेपी और एसएसएम ने जारी कर दिए मैनिफेस्टो। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। वहीं पर दोस्तों एक शॉकिंग एक्सपोज सामने आया है, जहां पर हिंदी खबर ने एक स्टिंग ऑपरेशन करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जो हैं, जो अभी गोवा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने पैसा लिया केवल इस बात के लिए कि चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यानी ये अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल और कहीं न कहीं लोकतंत्र की खुले तौर पर हत्या का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बता दें कि इन लोगों को पैसा दिया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा। चुनाव जीतने के बाद ये तो सारे के सारे रेडी हो गए। तकरीबन 4 ऐसे लोग मिले जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की गोवा में लगभग मेजोरिटी आ गई थी, 17 सीटें जीत ली थी, केवल 4 सीटों की जरूरत थी। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की 12 सीटें होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली तोड़फोड़ करके। और इसी तरीके का अंदेशा जनता को फिर से है कि क्या चुनाव जीतने के बाद ये लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, यानी चुनाव का कोई महत्व नहीं रहेगा क्या? ये अपने आप में बड़े सवाल है दोस्तों। वहीं पर पूर्वांचल में बीजेपी के कीमती वोट छीन सकता है टेनी का बेटा। आशीष मिश्रा की जमानत पर 42 विधानसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। बीजेपी की राह भी मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर और बस्ती की 42 सीटों में किसानों के वोट बीजेपी से दूर जा सकते हैं, जहां खेतीहर वर्ग आशीष मिश्रा की जमानत से नाराज है। वहीं पर 7वें चरण को होने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में नुकसान लेकर आएंगे, ये कहना है लगातार चुनावी यात्रा कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी निगम का। असल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जमानत पर 5 राजनीतिक विशेषज्ञों ने ये बात मानी है। साथ ही साथ दोस्तों कपूरथला में एक रैली होने वाली थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पाए, रैली को रद्द करना पड़ा। रैली करके कार्यकर्ताओं में जोश फूंकना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अचानक से स्थगित कर दिया विधानसभा का सत्र। टीएमसी ने इसको लेकर विरोध जाहिर किया है। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार हाल के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राज्यपाल ने विधानसभा के अध्यक्ष या राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति के बिना विधानसभा के सत्र का सत्रावासन कर दिया हो, यानी सत्र को टाल दिया हो। ऐसे में जगदीप धनखड़ का यह कदम विशुद्ध राजनीतिक दिखाई पड़ता है और कई सारे सवालों को जन्म भी देता है। दोस्तों साथ साथ बग्गा के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले ट्वीट को लेकर कई लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तुम केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना सकते हो, यानी उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके का आरोप लगाते हुए बीजेपी के आईटी सेल के लोग और खासकर जो फेक न्यूज फैलाने को लेकर ज्यादा कुख्यात है, वे सभी लोग एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास पहुंचा महाविकास अघाड़ी बनाम बीजेपी का मामला। विधानमंडल सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के दखल को रोकने की मांग की है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने जहां इस निलंबन के असंवैधानिक करार देने की बात करके रद्द कर दिया है, वहीं पर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके विधायिका में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकने के लिए आग्रह भी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में समान ड्रेस कोड के लिए PIL दायर किया गया है। दोस्तों उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक सरकार के शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए कहा है। आदेश में कहा गया कि किसी प्रकार के धार्मिक ड्रेस पर हम रोक लगाते हैं, आगे आदेश आने तक के लिए। साथ ही साथ दोस्तों शशि थरूर ने संसद में प्रेस की आजादी का मुद्दा उठाते हुए गिरफ्तार 2 कश्मीरी पत्रकारों के रिहाई की मांग की है। इसी के साथ में आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया कि आंतरिक मसलों पर प्रेरित टिप्पणी अस्वीकार्य है। उधर उत्तराखंड के सीएम ने चुनावी वादा कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्योंकि दुनिया भर से इस पूरे मामले पर कई सारे रिस्पांस सामने आ रहे हैं, जिस पर जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया कि हमारा आंतरिक मामला है, इसे अपने स्तर पर सुलझाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ने को लेकर वरिष्ठ पॉलिटिकल फिलोसोफर नोम चॉम्स्की की तरफ से कहा गया कि भारत के अंदर इस्लामोफोबिया ने घातक रूप ले लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के प्रवासी संगठनों के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता पर आयोजित एक कार्यक्रम में भेजे गए संक्षिप्त संदेश में प्रख्यात अकादमिक और भाषाविद नोम चॉम्स्की की तरफ से कहा गया कि इस्लामोफोबिया लगातार भारत में बढ़ रहा है, जो अच्छे संकेत नहीं है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी को बताया मॉडर्न डे जिन्ना। तेलंगाना के सीएम बोले, कहा यह बीजेपी के संस्कार है, इस तरीके की भाषा बोलना उनका पुराना से पुरानी आदत है और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जनता को तय करना है कि ऐसी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को वोट देना है या फिर उन लोगों को वोट देना है जो संविधान के कानून के अनुसार चलते हैं। इसी के साथ में दोस्तों राहुल बजाज को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, ये जानकारी आ रही है। राहुल बजाज का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। 5 दशक तक बजाज ऑटो के चेयरमैन रहे राहुल बजाज 2001 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे। वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। पुणे स्थित रूबी हॉल क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर परवेज ग्रांट ने मीडिया को बताया कि उद्योगपति राहुल बजाज का 2:30 बजे निधन हो गया है, जिसके बाद कई सारे लोगों ने इस पर संवेदनाएं प्रकट की है दोस्तों और अपनी अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। इसी के साथ में अल्मोड़ा में
बोले सचिन पायलट, कहा सीज हो गई डबल इंजन और इसीलिए अब जनता को इस डबल इंजन को बदलने की जरूरत है। साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।